हैं. So we have very exclusive panel. अदनान तराशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है. आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, वेलकम टू द शो. और हमारे साथ मौजूद हैं सईद शफीक साहब. आप हैं एक्सपर्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट KCCI, उनको भी खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. और अब से कुछ देर बाद ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे साकिब फयाज मंगू साहब. आप हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट SPCCI. अग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू बोला है ग्रे चैनल इस्तेमाल ना करें, तो क्यों करते हैं लोग ग्रे चैनल इस्तेमाल, और अभी क्या सिचुएशन है? क्योंकि जब हमने एक स्पीडी टाइम देखा था, जब एक वक्त था कि $50 भी जंप कर गया था, रुपी बहुत ज्यादा एक डेप्रिसिएशन की तरफ जा रहा था. अब आपको क्या दिखाई दे रहा है इन द मीन्स ऑफ रेमिटेंसेस? और दूसरा इन्होंने कहा है कि जब हमारे पास डोर्स चारों तरफ से ओपन होते हैं तो नॉर्मली हम प्रिपेयर नहीं होते. जी देखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस के अंदर जो कमी हुई थी, जब दरमियान में डॉलर के और पाक रुपीस के अंदर जो क्या 30 से 35 रुपए पे हुआ था, उस टाइम पे हमारी रेमिटेंसेस डाउनफॉल पे सिचुएशन पे आ गई थी. लेकिन ये है कि आपने देखे, जब आप दिसंबर क्लोजिंग देखें या इस साल का फिस्कल ईयर देखें, तो आपका जो पिछले साल जो हम कह रहे हैं $27 अरब पे था, और इस साल का 2023-24 का जो फिस्कल ईयर है वो तकरीबन 28-28.5 अरब पे क्लोज होगा. तो वो इस चीज़ की निशानी है कि आपका जो रेमिटेंसेस के अंदर जो कमी थी इंटर बैंक और ओपन मार्केट की गैप की वजह से, वो भी श्रिंक हो गई है. जो कि हमारे अदारों ने, वफाकी अदारों ने जो क्रैकडाउन किया था, उसकी वजह से आपके 2024 का जो 2023-24 का जो क्लोज हो गई है, उसमें $1 से $1.5 अरब का इजाफा तो देखने में आएगा. लेकिन उसके अंदर वही मैं पहले भी बताया कि आपका $3 से $4 अरब इजाफा हो सकता था. यहाँ पे मैं एक चीज़ अपने निगरान गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगा, वफाकी अदारों को भी करूँगा, और आने वाली जो गवर्नमेंट है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जैसे ही वर्क फोर्स के लिए नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि अभी भी कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ हमारी पंजाब गवर्नमेंट गई है और उन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन किया है वर्क फोर्स एक्सपोर्ट के लिए, लास्ट वीक किया है, और वहाँ पे हमारे मिनिस्टर साहब गए हैं, तो उन्होंने G2G एक एग्रीमेंट वगैरह की है. लेकिन जब आप G2G एग्रीमेंट करते हैं तो आप अपनी बिजनेस कम्युनिटी को क्यों इग्नोर करते हैं? बिजनेस कम्युनिटी को जब तक ऑन बोर्ड नहीं लाएंगे डिसीजंस के अंदर, देखिए आपकी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस, ये दो वाहिद वो चीजें हैं जो कि आपके मुल्क को स्टेबल कर सकती हैं. फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जब यहाँ आती हैं वो तमाम बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करती हैं. लेकिन मुलाकात सारी चीजों में उनको देखा है कि वो प्रेस ब्रीफिंग की तरह उनके भी क्वेश्चंस ले रही होती है, उनके भी आंसर्स दे रही होती हैं. वो दैट क्वेश्चंस आर बेसिकली द प्रपोजल्स, जो कि यकीनन वो जब आगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको रेस करते हैं. अब आप नहीं समझते कि हर किसी को ऑन बोर्ड लेना, फिर आप बोलेंगे इनको लिया, मुझे क्यों नहीं लिया, मुझे लिया, उनको क्यों नहीं लिया, ये सारे कभी भी ऐसा नहीं होता. देखें, जब बिजनेस कम्युनिटी में हर किसी को तो ऑन बोर्ड नहीं लेते, एक तो रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं. किसी भी एक बिजनेस कम्युनिटी का एक अगर रिप्रेजेंटेटिव अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन बोर्ड ले ले, उस मिनिस्ट्री के अंडर इवन ले ले, तो वो एक बिजनेस कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव पूरी आपकी बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. लेकिन जो शमशाद अख्तर साहिबा ने, जो हमारे वज़ीर ख़जाना है या हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, जितने भी देखें वो पॉलिसीज जब इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे पहले अगर हमारा अगर बिजनेस कम्युनिटी के लूप में ले लिया जाए तो वो बहुत से इफ एंड बट्स जो हैं जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर है वो खत्म हो जाएंगे. देखिए, रेमिटेंसेस बढ़ाने के लिए मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि रेमिटेंसेस बढ़ाना $35-33 अरब करना कोई इतना बड़ा कोई वो टारगेट नहीं है जितना पॉपुलेशन है जितने हमारे पास अपॉर्चुनिटी. आप ये देखिए ना, अब कैनेडियन गवर्नमेंट से आप G2G एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर इसके अंदर आप ओवरसीज प्रमोटर्स का अगर ऑन बोर्ड ले लेते तो हम बता सकते थे कि जी ये हमारे पास वर्क फोर्स अवेलेबल है और ये चीज़ें. लेकिन जब भी अब यूरोपियन मार्केट में काफ़ी अर्से से शोर में चाह रहा हूँ कि आपको 12 से 14 लाख वर्क फोर्स की हर साल ज़रूरत है. स्विट्जरलैंड ने अनाउंस कर दिया 2.5 लाख वर्क फोर्स के लिए, दूसरे ममालिक ने किया हुआ है. तो जब तक हम बिजनेस कम्युनिटी को एक वीज़ा फैसिलिटी नहीं मिलेगी, हम जाके B2B उधर जाके उन मुल्कों में जाके अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकेंगे, तो मुझे बताएं हम ओवरसीज प्रमोटर्स क्या करें? हम
पिछली गवर्नमेंट से भी हमने रिक्वेस्ट की थी, इंटरम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई देखिए हम लाइसेंस होल्डर्स हैं, हम इधर मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, आप देखिए हमें वीजा फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर दें हमारी एसोसिएशन को, हमारे प्रमोटर्स को, ताकि हम खुद पर्सनल बेसिस पे जाके उन मुल्कों से बिजनेस जनरेट करके लेके आए। हमने तो उधर जाके मीटिंग्स करनी है और वहां से वर्कफोर्स का बिजनेस लेके आना। तो अब ये छोटी छोटी चीजें अगर हम तो सब चीज पाकिस्तान के लिए, हमारा नाम पाकिस्तान है, हम खुद पाकिस्तान है, जब हम सारी चीज पाकिस्तान के साथ हमारी कनेक्टेड है तो ये हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी समझना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी, जो भी गवर्नमेंट है वो हमारी चीज को समझे। हमारे अंदर भी जो दर्द है वो पाकिस्तान के लिए है। हमारे देखें जो भी बिजनेस कम्युनिटी बिजनेस करती है अल्टीमेटली वो अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए भी करती है, लेकिन साथ क्या है कि उसका लिंक जो है पाकिस्तान की यूथ है, हमारा जो लिंक है पाकिस्तान की यूथ है, उसकी यूटिलाइजेशन है। देखिए हम इस और यूथ उसकी को बेटरमेंट है, और इस यूथ को हम लायबिलिटी नहीं बना सकते। हम अगर जितना पेन हम ले रहे हैं इस टाइम पे हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर अगली गवर्नमेंट भी और आर्मी चीफ भी हमारी इस सिफारिशात को सुनेंगे, हमें प्रॉपरली ऑन बोर्ड लें। देखिए एक जो एडवाइस है किसी की साइड से भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छी एडवाइस मुल्क की खातिर कोई भी दे सकता है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतरी ला सके। तो मैं ये समझता हूँ कि रेमिटेंसेस के अंदर अगले 2 साल के अंदर 35 से 37 अरब डॉलर इजीली मुमकिन है। हम इस जो हमारी जो नौकरी अगर सॉल्व हो जाए, देखिए आप कह रहे हैं कि जी हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, अगर मैनिफेस्टो के अंदर ये तो 1 करोड़ नौकरी के अंदर आप ये देखें ना वो बताएं ना हमें, ठीक है। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं देखिए वो उधर से रेमिटेंसेस भेजना चाहते हैं और इंक्रीज करना चाहते हैं। देखिए हमारे हमसाय ममालिक जब इंसेंटिव दे सकते हैं अपनी लोकल करेंसी में, तो हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को क्यों नहीं एतमाद में ले सकते हैं। हमें देखिए इस टाइम पे एतमाद में लेने, हमारे पास एतमाद में लेने का फुकदान है। हम हर चीज बाय फोर्स इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहते, हम कहते हैं कि भाई उनको भी एतमाद मिले। यूथ आज नौकरी चाहती है, देखिए इंजीनियरिंग करने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद, स्किल्ड होने के बाद उसको नौकरी चाहिए। जब आप उसको नौकरी प्रोवाइड कर देंगे, हमें उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ले आएंगे, तो जब वो यूटिलाइज अपने आप को कर सकेगा और घर से उसकी परेशानी नहीं होगी, तो कौन जाके नेगेटिव एक्टिविटीज के अंदर जाएगा, मुझे बताएं। तो हमें जब तक ऑन बोर्ड नहीं लेंगे उस वक्त ये हमारे ना बैठने दिया जाए, देखिए काम लिया जाए। मशवरे देना एक अलग चीज है, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है कि हम किस तरह हम सिर्फ मशवरा नहीं दे रहे, हम कहते हैं यूथ को प्लीज आप थोड़ा सेक्टर्स तो बता दें किधर क्या क्या चीजें आपके पास रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से बच्चे जो है वो चाहते हैं, क्योंकि आपने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का तो बता दिया कि वो करके बैठ जाते हैं, उन्हें नौकरी चाहिए। और भी बहुत सारे करियर काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू को ही मैं सामने रख रही हूँ। क्या आप कौन से समझते हैं कि जो नीड है ओवरसीज वो यहाँ पर अभी इंटैक्ट है कि आप प्लीज ये करें और आपकी देन योर डिमांड विल बी फुलफिल। देखिए जहाँ आपने बात की करियर काउंसलिंग की, तो ये मैं समझता हूँ कि इसका एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। वो डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट होना चाहिए, होगा नहीं, ये कोई बात है ना। देखिए वो कोई आप स्कूल में जब आप मैट्रिक करके बच्चा निकलता है तो उसकी करियर काउंसलिंग अगर नहीं होगी, अगर वो एक टीम बन जाए और वो आपके एग्जामिनेशंस के बाद आपके स्कूल को विजिट करके एक करियर काउंसलिंग बताएं कि जी आपके कितने परसेंटेज हैं तो आप किस फील्ड में जाएं, इसके ऊपर आप ओवरसीज जा सकते हैं, आप अपने आप को लोकल इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, आप कौन सी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमास करें, मैकेनिकल डिप्लोमास करें। हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहता ना, और ना आप बना सकते हैं। लेकिन मैंने डिमांड पूछी थी कि कौन कौन से लोग नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिमांड ओवरसीज दिखाई देती है। इस टाइम पे जो है आपकी आईटी की फील्ड, और अगर उसमें अगर शॉर्ट कोर्सेज किए जाएं उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। यूरोपियन सेक्टर के अंदर नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत रिक्वायरमेंट है। आपके देखें जो एज फैक्टर जो है इस टाइम पे जो आपके वर्ल्ड वाइड जो चेंजेस आ रही है उसमें आपकी जो है वो चेंजेस की वजह से आपका 60% एज जो है ओवर एज जो है आपका वो बढ़ जाएगा। उस वजह से आपका पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, जिस तरह आपके गल्फ स्टेट्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं और वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स और ये चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, तो आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। वही बच्चा जो कि 1200-1500 दिरहम के ऊपर या रियाल के ऊपर जो नौकरी कर रहा है, अगर 6-8 महीने लगा के अगर स्किल्ड हो जाएगा तो वो 2 से 2,500 रियाल या दिरहम ले सकता है, डबल भी ले सकता है, 70% इंक्रीज कर सकता है, और उसमें अल्टीमेटली वो पैसा पाकिस्तान ही भेजना है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमको एक उसको सिस्टम में नहीं ला रहे।
हम जितने भी हमारे पास IT प्रोफेशनल्स भी इवन बन रहे हैं या दूसरी भी जो चीज़ें हम कर रहे हैं, नर्सिंग में भी है। अब देखिए नर्सिंग के अंदर भी आपके पास अच्छे से अच्छा लड़का और लड़की अवेलेबल है, पैरामेडिकल के अंदर उनको भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो ये एक पूरा अगर एक कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप एक डिपार्टमेंट बना के अवेयरनेस प्रोग्राम ही अगर चला देंगे तो उनको पता चलेगा कि सऊदी जाना है हमने नर्सिंग के अंदर तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमने यूएई जाना है या यूरोपियन कंट्रीज में जाना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम कम्युनिटी ही बता देंगे, ओवरसीज प्रमोटर्स। लेकिन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हम आपको 2 साल के अंदर रेमिटेंसेज 8 से 10 अरब डॉलर बढ़ा के देंगे और 4 से 5 लाख वर्क फोर्स बढ़ा देंगे। चलें जी, ये तो इनकी बहुत लंबी